मेल लीड की शक्ल मुझसे इतनी मिलती जुलती थी कि यह बात उसके अहंकार को चुभती थी। ये साबित करने के लिए कि वह मुझसे बेहतर है, वह जानबूझकर मेरी राइवल, मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट के करीब जाने लगा और योजना बनाने लगा कि मुझसे पहले उसी से शादी करेगा। लेकिन उसके कोई कदम उठाने से पहले ही मैं उसे एक ही रात में उसके दरवाजे तक पहुंचा चुका था। क्योंकि जिस दिन मेल लीड इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ था, मैं एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब होते हुए देख रहा था। और उसी दौरान मुझे गलती से पता चल गया कि मैं उसकी और सिस्टम की हर बात सुन सकता हूँ। ये समझने के लिए कि उसकी नीयत अच्छी है या बुरी, मैंने 10 साल तक उसकी स्क्रिप्ट के साथ खेला, एक औरत को लेकर राइवलरी का पूरा नाटक। अब मैं इस खेल से थक चुका था और मुझे ठीक ठीक पता था कि वह यहाँ क्यों आया है। वह सिर्फ मेरी फियांसे को जीतना चाहता था। जब मैं अपना सामान बांधकर देश छोड़ने और इस बेवकूफ़ी भरे ड्रामे से दूर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी शादी में मैंने कुछ अप्रत्याशित सुन लिया। मेल लीड आंसू भरी विदाई के साथ सिस्टम से कह रहा था, बधाई हो प्लेयर, तुमने सफलतापूर्वक स्टेला से शादी कर ली है। फाइनल एंडिंग पूरी हो चुकी है, अब मेरे जाने का समय है। ईथन ने सिस्टम की ओर हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद सिस्टम, तुमने मुझे दोबारा शुरुआत करने का मौका दिया। मैं एक कोने में छिपकर ये सब सुन रहा था और खुद पर हंसे बिना नहीं रह सका। सिस्टम सच में जा रहा था। अब जब प्लॉट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा तो फाइनल एंडिंग के बाद क्या होगा, कौन जानता है। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और अभी अभी बुक की हुई इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल कर दी। फिर मैंने धीरे धीरे सोच समझकर और बुरी नीयत से अपनी नजर उस जोड़े की तरफ घुमा दी जो कुछ ही देर में शादी करने वाला था। ईथन और स्टेला की शादी किसी स्पेक्टेकल से कम नहीं थी। वहां 100 से ज्यादा कैमरा पोजीशंस लगी हुई थीं और बड़े इन्फ्लुएंसर्स पूरी शादी को लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। जैसे ही लाइव शुरू हुआ, कमेंट्स की बाढ़ आ गई। आखिरकार दोनों एक साथ हो गए। वह आदमी तो गुस्से से जल रहा होगा, उनके लिए यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। मेरे ईथन को आखिरकार सच्चा प्यार मिल गया। अगर वह निर्दयी आदमी बीच में न आता तो मिस शेन बहुत पहले ही मेरे ड्रीम गाय से शादी कर चुकी होती। लेकिन उसी आदमी की वजह से मेरे ड्रीम गाय को अपने दिल की सच्ची भावनाओं का एहसास हुआ। कमेंट्स दो हिस्सों में बंटे हुए थे। कुछ लोग इस कपल को आशीर्वाद दे रहे थे और कुछ लोग मुझे गालियां दे रहे थे। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और जल्दी ही रुचि खो दी। पहले के दिनों में मैं जवाब देता, लेकिन 10 साल बाद मैं इस नफरत के प्रति पूरी तरह इम्यून हो चुका था। मैं कोने में छिपा रहा और पूरे हॉल पर नजर रखता रहा। ये शादी किसी भी हालत में बिना परेशानी के पूरी होनी चाहिए थी। चारों तरफ के शोर के बीच आखिरकार ऑफिशिएंट स्टेज पर पहुंचा। सेरेमनी शुरू होते ही मेरी घबराहट दूल्हा दुल्हन से भी ज्यादा थी। ईथन एक शानदार सूट में खड़ा था। उसकी पोस्चर सीधी और प्रभावशाली थी और उसकी नजरें गहरी भावनाओं के साथ स्टेला पर टिकी हुई थीं, जो उसकी तरफ चलकर आ रही थी। ईथन एक सेलिब्रेटेड अवार्ड विनिंग एक्टर था, पूरे देश का आइडल, जिसे ऑनलाइन हर कोई पसंद करता था। इसी वजह से स्टेला ने उदारता दिखाते हुए ईथन के फैंस के लिए 100 जगहें खोली थीं ताकि वे शादी को सामने से देख सकें। मेरे ठीक बगल में खड़ी लड़की शायद उन्हीं फैंस में से एक थी। उस लड़की ने स्टेज की तरफ इशारा किया और चिल्लाने लगी, देखो देखो, वे रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। उसकी आवाज ने मेरा ध्यान वापस स्टेज की तरफ खींच लिया। स्टेला पहले ही ईथन की उंगली में वेडिंग रिंग पहना चुकी थी। अब ईथन की बारी थी। मैं उसकी धीमी हरकत को देख रहा था और मेरी सांस थम गई। जैसे ही वह स्टेला की उंगली में रिंग पहनाने वाला था, वह अचानक रुक गया। ईथन की नजर सीधे उस जगह पर जा टिकी जहां मैं खड़ा था। मैं समझ गया कि उसने मुझे देख लिया है और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी बड़ी तारीख पर इस बात को जाने देगा। अगले ही पल ईथन ने माइक्रोफोन उठा लिया। स्टेला और मेरी खुशी में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ एक ऐसा इंसान भी है जिसे मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सभी उसे जानते हैं। कुछ पल के लिए सब लोग ईथन की नजर का पीछा करते हुए मेरी दिशा में देखने लगे, लेकिन किसी ने मुझे पहचाना नहीं। ईथन ने आगे कहा, आप सब जानते हैं कि स्टेला और मेरे लिए यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं थीं। जो लोग हमें अच्छी तरह जानते हैं वे ये बात समझते हैं। मैंने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी नजर ठंडी, सोची समझी और बुरी नीयत से भरी हुई थी। हाँ, उन सभी बाधाओं का कारण मैं ही था। ईथन ने सीधे मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक्सेवियर, मुझे पता है कि तुम अभी भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि सच्चा प्यार उस इंसान को नहीं मिलता जो सबसे पहले पहुंच जाए। तुम बहुत लंबे समय तक स्टेला के साथ रहे हो, लेकिन वह तुम्हें परिवार की तरह देखती है, प्यार की तरह नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो सच में तुम्हारी परवाह करे। और स्टेला, हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसके होंठों से मेरा नाम निकलता है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। चारों तरफ से दुश्मनी भरी निगाहें मुझ पर आ गिरती हैं। कई लोग तो मेरे और करीब आ जाते हैं, मेरे चारों ओर एक घेरा बनाते हुए, मानो उन्हें डर हो
कि मैं कोई हंगामा खड़ा कर दूंगा, और यही तो ईथन चाहता था, मुझे छिपने की जगह से बाहर खींचना, सबके सामने मेरी बेइज्जती करना। तभी ईथन दोबारा रिंग उठाता है और उसे स्टेला की उंगली में पहना देता है। ये देखते ही मेरे कंधों पर वर्षों से पड़ा बोझ आखिरकार हल्का हो जाता है। ईथन की एक कम उम्र की फीमेल फैन मेरी तरफ उंगली दिखाकर दांत भींचते हुए कहती है, मिस शेन और मेरे ड्रीम गाय की अब शादी हो चुकी है। अगर तुमने दोबारा उनके करीब जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं संकोच भरी मुस्कान के साथ सिर हिला देता हूँ। चिंता मत करो, मैं उन्हें दुनिया की सारी खुशियां मिलने की कामना करता हूँ। तभी एक हल्की सी घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है। एक छोटा नीला रोबोट अचानक ईथन के सामने हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। बधाई हो प्लेयर, तुमने सफलतापूर्वक स्टेला से शादी कर ली है। प्लेयर, तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है, अब मेरे जाने का समय है। ईथन सिर हिलाता है। ठीक है, धन्यवाद सिस्टम, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। ये पूरी बातचीत केवल मैं सुन सकता था। 10 साल पहले जब सिस्टम पहली बार प्रकट हुआ था, तभी से मैं उसकी आवाज सुन सकता था। ईथन उसका प्लेयर था। उसी सिस्टम से मुझे पता चला था कि इस कहानी में मुझे विलन बनाया गया है। मैंने अपनी भूमिका बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने वही किरदार पूरी तरह निभाया, विलन बनकर प्लॉट को अंत तक पहुंचाया और सिस्टम के जाने का इंतजार किया। और अब यह अभागा सिस्टम आखिरकार जा चुका था। अब आगे क्या होगा, यही असली कहानी थी। शादी से निकलने से पहले मेरी नजर आखिरी बार कमरे के उस पार खड़े ईथन से मिलती है। मैं उसे हल्की सी मुस्कान देता हूँ। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं। अपने घर लौटते ही सबसे पहला काम मैं यह करता हूँ कि अतीत से जुड़ी हर चीज को बाहर फेंक देता हूँ। फिर मैं एक मूविंग कंपनी को फोन करता हूँ और उसके बाद अपने फोन में पिंड कॉन्टैक्ट को एक मैसेज भेजता हूँ। जब तक यह सब खत्म होता है, आधी रात बीत चुकी होती है। पिछले 10 सालों से मैंने पूरी निष्ठा के साथ विलन का किरदार निभाया था। उनकी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे आग में घी डालने वाला इंसान बनना पड़ा। ठीक है, अगर मैं उनका पपेट था भी तो क्या हुआ, अब फाइनल एंडिंग आ चुकी है। प्लॉट अब मुझे कंट्रोल नहीं करता। कहानी खत्म होने के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, पपेट बनकर मैंने जो कुछ भी खोया और छोड़ दिया था, मैं उसे एक एक करके वापस लेने वाला हूँ। सबसे पहले स्टेला की मौजूदा पोजीशन। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। ईथन और स्टेला की शादी को लेकर लोगों का उत्साह जरा भी कम नहीं होता। लाखों लोग अब भी इस सेंचुरी वेडिंग की चर्चा कर रहे थे। ईथन इस लहर का फायदा उठाकर इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश कर रहा था। फिर शादी के बाद का फैमिली विजिट आता है और वहां मैं भी पहुंच जाता हूं। बाहर खड़े खड़े ही मुझे अंदर से आती हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मुझे अंदर जाने की भी जरूरत नहीं थी यह कल्पना करने के लिए कि अंदर कितना गर्मजोशी भरा और खुशियों से भरा माहौल होगा। लेकिन आज मैं खास तौर पर यह खुशहाल माहौल बर्बाद करने आया था। मुझे सबसे पहले ईथन ने देखा। ज़ेवियर, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अब जब तुम आ ही गए हो तो डिनर करके ही जाना। मैंने सिर हिला दिया। बाकी लोगों के चेहरों पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने कुछ सड़ा हुआ खा लिया हो, और यह देखकर मुझे कमाल की खुशी हो रही थी। हवा तक मीठी लग रही थी। फादर ने मुझे ठंडी नजर से देखा। अब जब तुम वापस आ गए हो तो ईथन के सामने ढंग से रहना, कोई और चाल मत चलना। अब उनकी कानूनी शादी हो चुकी है। अगर तुम उनके रिश्ते के बीच आए तो तुम दूसरे आदमी कहलाओगे। मैंने उस आदमी को देखा जो सिर्फ बायोलॉजी के हिसाब से मेरा पिता था। यकीन करना मुश्किल था कि कोई पिता अपने ही बेटे से ऐसी बातें कह सकता है, लेकिन उससे भी बुरी बातें मैं पहले सुन चुका था। अब जब मुझे परवाह नहीं रही तो दर्द भी नहीं हुआ। मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं जानबूझकर किसी कमिटेड रिलेशनशिप वाले इंसान के पीछे कभी नहीं जाऊंगा। वह मेरे स्तर से नीचे की बात होगी। मेरी बात शायद विक्टर को चुभ गई। उसका चेहरा साफ तौर पर काला पड़ गया। तभी मिस जोंग ने आवाज लगाई कि खाना तैयार है, और सही समय पर माहौल की गर्मी टूट गई। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, ईथन बोल पड़ा, मॉम हमेशा वहां बैठती हैं। अगर ज़ेवियर को वह जगह इतनी पसंद है तो वह कहीं और बैठ सकता है। मैंने आधी मुस्कान के साथ ईथन की तरफ देखा। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, गर्मजोशी और नरमी से भरी मुस्कान। लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उस मुस्कान के पीछे कितनी बदसूरती छिपी हुई है। विवियन, मेरी स्टेप मदर, हंसते हुए बोली, अगर ज़ेवियर को वह जगह पसंद है तो उसे वहीं बैठने दो। स्टेला ने मुझे नापसंदगी से देखा। ज़ेवियर, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती? ये सुनते ही मैंने जोर से अपना हाथ मेज पर दे मारा। ये मेरा घर है। किसने कहा कि मुझे अपने ही घर की डाइनिंग टेबल पर बाहरी लोगों के लिए अपने तौर तरीके बदलने चाहिए? खाना खाओ या निकल जाओ। मेरी आवाज और मेज पर पड़े उस प्रहार ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं पलटकर जवाब दूंगा, खासकर स्टेला को। आखिर सब जानते थे कि स्टेला वह औरत थी जिसे मैं कभी पा नहीं सका। पहले जब मैं बाकी था तब भी मैं सिर्फ स्टेला की बात सुनता था और उसे यह बात बार बार जताना पसंद था। तो क्या हुआ, अगर वह अमीर परिवार से है, मेरे एक शब्द पर वह दौड़ कर आ जाता है। इसलिए सबको लगता था कि मैं कभी विरोध नहीं करूंगा, कभी मना नहीं करूंगा। लेकिन शायद वे भूल गए थे कि मेरे भी नुकीले किनारे थे। 10 साल तक सिम्प का किरदार निभाने से वे खत्म नहीं हुए थे। मैंने बस उन्हें छिपा रखा था।
अब सिस्टम जा चुका था, मैं आजाद था और अब वही करने वाला था जो मुझे सही लगे। अब और अपनी इज्जत निगल कर चुप नहीं बैठने वाला था। सबसे पहले विक्टर को होश आया। उसने मुझसे भी ज्यादा जोर से मेज पर हाथ पटका। जेवियर, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बस एक शब्द कहूंगा और तुम्हें घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। पहले अगर मैं यह सुनता तो शायद रो पड़ता और माफी मांगने लगता, क्योंकि विलन बनने का पहला नियम यही था, प्यार का भूखा रहो, पिता के प्यार का भूखा रहो। इसलिए घर से निकाले जाने की धमकी मुझे हमेशा डराती थी। जब प्लॉट ने मुझे अपनी रस्सी से बांध रखा था तब विक्टर मुझे इसी तरह कंट्रोल करता था, लेकिन अब कोई प्लॉट नहीं था। मैं हल्का सा हंसा। डैड, लगता है आप एक बात भूल गए हैं। इस विला के कागजों पर नाम एक्सेवियर शेन का है। मेरी बात किसी मुक्के की तरह जाकर लगी। विक्टर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। विवियन ने देखा कि मामला तेजी से बिगड़ रहा है तो वह तुरंत बीच में आई। जेवियर, मजाक करना बंद करो। प्रॉपर्टी डीड तो सेफ में रखा है। तुम्हारे पिता का दिल ऐसे मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्टर ने जैसे खुद को संभाला और बार बार मेज पर हाथ मारते हुए चिल्लाया, अहसान फरामोश लड़के। मैंने मन ही मन आह भरी। मैंने पहले ही दोस्ताना चेतावनी दे दी थी, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया, इसलिए मैंने उन पर समय बर्बाद करना छोड़ दिया। मांग खाना परोस दो, वह खुशी से बोली। अभी लाती हूँ मास्टर शेन। ये सुनते ही विक्टर की भौहें सिकुड़ गईं। उसे मास्टर शेन मत कहो, वह दूसरा यंग मास्टर है। लेकिन मिस जैंग ने उसकी बात नहीं सुनी। वह पहले ही किचन की तरफ जा चुकी थी। उसका खाना हमेशा की तरह शानदार था। ईथन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। साफ था कि उस टाइटल ने उसे बेचैन कर दिया था। मैंने एक निवाला लिया और फादर की तरफ देखा। डैड, क्या आप ईथन का नाम फैमिली रजिस्ट्री में डालने वाले हैं? क्योंकि ईथन विक्टर और विवियन का बेटा था, मुझसे पूरे 3 महीने बड़ा। अगर सच में यही योजना थी तो उन्हें एक बात याद दिलानी जरूरी थी। शेन ग्रुप का शेन विक्टर का नहीं बल्कि सेरीना शेन का था। सेरीना मेरी माँ थी, एक बेहद कोमल और प्यार में पूरी तरह डूबी हुई औरत। लेकिन उसी प्यार ने उन्हें बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन्होंने विक्टर जैसे सोशल क्लाइंबर से प्यार किया था। ऐसे रिश्ते का अंत अच्छा होने वाला ही नहीं था। जब किसी को विश्वास ही नहीं था कि विला मेरे नाम पर है, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें एक ढंग का तोहफा दिया जाए। ये सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने ताली बजाई और बाहर से काले कपड़े पहने कई बॉडीगार्ड्स अंदर दौड़ते हुए आ गए। एक ही पल में उन्होंने ईथन और बाकी सबको घेर लिया। किसी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घसीट कर विला से बाहर निकाल दिया। बाहर से विक्टर की चीखें और गालियां सुनाई दे रही थीं, लेकिन मैंने पूरी तरह अनसुना कर दिया और बटलर को बुलाकर क्लीनिंग क्रू का इंतजाम करने को कहा। घर का हर कोना ऊपर से नीचे तक साफ होना चाहिए और गार्डन के सारे फूल हटाकर उनकी जगह सब्जियों का खेत लगाया जाए। पुराना जेवियर कभी इस विला का कानूनी मालिक नहीं बन सकता था, लेकिन ऐश शेन नाम से 18 साल का हुआ जेवियर बन सकता था। जब ईथन और उसके लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, तब मैं चुपचाप अपनी तैयारी कर रहा था, सही मौके का इंतजार करते हुए। और अब वह मौका आ चुका था। तभी मेरा फोन फिर बजा। मैंने बिना देखे उसे बंद कर दिया। अभी मैं उन्हें और चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन बहुत बोलने वाले विलन्स हमेशा हारते हैं। सबसे जरूरी काम था मेल लीड और फीमेल लीड को नीचे गिराना। अगले दिन विक्टर, विवियन और बाकी लोग गुस्से से भरे हुए मेरे पास आ धमके। इतने साल शेन ग्रुप चलाने का अनुभव बेकार नहीं गया था। जैसे ही हम आमने सामने आए, विक्टर ने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मोड़कर सीधा विवियन के चेहरे पर दे मारा। मैं बहुत लंबे समय से इस जहरीली औरत को मारना चाहता था। वही आखिरी वजह थी जिसने मेरी माँ को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसे पता था कि मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है, फिर भी वह ईथन को साथ लेकर सीधे घर में आ बसी। खुद को घर की मालकिन की तरह पेश किया और मेरी माँ के सामने पैटर्निटी टेस्ट फेंक दिया। मेरी माँ को अपनी आखिरी सांस भी शांति से लेने का मौका नहीं मिला। वह सचमुच गुस्से में मर गई थी और विवियन के आखिरी शब्द थे, मुझे नहीं पता था कि वह इतनी बीमार थी। मेरी माँ की मौत के सिर्फ 3 महीने बाद विवियन शेन परिवार में आ गई। उसी दिन मेरी पहली मुलाकात ईथन से हुई और पहली बार मैंने सिस्टम की आवाज सुनी। मैंने चुपचाप यह सब स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने विक्टर और विवियन के अफेयर को सार्वजनिक कर दिया। शुरुआत में मुझे साइबर बुलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर ईथन लाइव आया और रोते हुए विवियन और विक्टर के रिश्ते की कहानी सुनाने लगा। उसने दावा किया कि वे दोनों बचपन के प्रेमी थे, लेकिन एक अमीर लड़की ने विक्टर पर नजर डाल ली और ताकत के अंतर की वजह से विवियन को उसे छोड़ना पड़ा। 10 साल से ज्यादा अलग रहने के बाद मेरी माँ की मौत हुई और सारी गलती उन्हीं पर डाल दी गई। उन लोगों के लिए सहानुभूति बटोरी गई जिन्होंने उन्हें बर्बाद किया था। उसी घटना के बाद ईथन लोगों की नजरों में आया और देश के सबसे प्यारे बेटे से राष्ट्रीय आइडल बन गया। विवियन अभी भी स्तब्ध खड़ी थी। विक्टर दोबारा कुछ कर पाता उससे पहले मैंने बिजली जैसी तेजी से विवियन के चेहरे पर 2 और थप्पड़ जड़ दिए। फिर पूरी उलझन वाले भाव से विक्टर की तरफ देखा। डैड, आप क्या कर रहे हैं? विक्टर को तुरंत समझ आ गया। उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं। अहसान फरामोश लड़के, वह तुमसे बड़ी है। चटाक।
एक और थप्पड़ विवियन के चेहरे पर पड़ा। डैड, आपने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। विक्टर कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा कर रहा था। वह गुस्से से थरथरा रहा था। वह मुझे मारना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद बेसबॉल बैट पर उसकी नजर पड़ गई, जिसे मैं आते समय साथ उठा लाया था। मुझे बताओ, उस विला का मामला क्या है? वह तुम्हारे नाम पर कैसे है? मैं उस समय बेहद अच्छे मूड में था, इसलिए मैंने समझा दिया। विला शुरू से मेरी माँ के नाम पर रजिस्टर्ड था। उनकी मौत के बाद उनकी सारी संपत्ति मुझे मिली। मुझे सिर्फ बालिग होने तक इंतजार करना था ताकि मैं उसे इनहेरिट कर सकूं। विक्टर बहुत पहले से उस पर नजर लगाए हुए था। मेरे एडल्ट होने से पहले ही उसने मुझे एसेट्स अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए दबाव डाला। वह कहता था कि वह उन्हें सुरक्षित रखेगा, इसीलिए मैंने एक लॉयर की मदद से उसकी बात मानने का नाटक किया। सौभाग्य से मेरी माँ चाहे जितनी प्यार में अंधी रही हो, उन्होंने अपने बच्चे को खतरे में नहीं डाला। प्रॉपर्टी डीड पर एक्जेवियर शेन नहीं, ऐश शेन लिखा था। ये एक लूप होल था जिसे मैंने खास तौर पर सिस्टम को चकमा देने के लिए बनाया था। जैसे ही सिस्टम चला गया, मुझे सिर्फ नाम अपडेट करना था और सब कुछ दोबारा मेरा हो जाना था। विक्टर और विवियन वहीं खड़े रह गए, जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनके टूटे हुए चेहरे देखकर मेरा मूड इतना अच्छा हो गया कि मैं खुद को थोड़ा और जोड़ने से रोक नहीं पाया। डैड, आप सोशल क्लाइंबिंग भी ठीक से नहीं कर पाए, फिर भी अपनी मिस्ट्रेस को घर में लाने की हिम्मत कैसे हुई? उनके चेहरों का रंग उड़ता हुआ देखना मुझे भीतर तक संतुष्टि दे रहा था। अब मैं उन पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस सोने चला गया। उसी दिन दोपहर 2:30 बजे मैंने 1 दर्जन से ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर से संपर्क किया और गुमनाम रूप से ईथन के सारे काले राज उन्हें भेज दिए। इंटरनेट सच में दोधारी तलवार होता है। ईथन ने इसी का इस्तेमाल करके मेरी रेपुटेशन बर्बाद की थी। अब वही तलवार उसकी तरफ मुड़ चुकी थी, लेकिन उसकी स्कैंडल पूरी तरह भड़कती उससे पहले ही मैं खुद ट्रेंडिंग में आ गया। विलन फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है। ये हेडलाइन देखकर मेरा मन हुआ कि इसे लिखने वाले की तारीफ करूं। बिल्कुल मेरे इमेज के मुताबिक। कंटेंट में कुछ नया नहीं था, वही पुरानी बातें कि मैंने अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया, अपनी स्टेप मदर को मारा और अपने पिता को घर से निकाल दिया। ईथन एक नेशनल आइडल था और विवियन उसकी लोकप्रियता के सहारे पूरे देश की पसंदीदा स्टेप मदर बन चुकी थी। दोनों अक्सर वैरायटी शोज में साथ दिखाई देते थे और इंटरनेट पर उन्हें सबसे आदर्श मदर सन डुओ कहा जाता था। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे कि बिना खून का रिश्ता होने के बावजूद वे कितने करीब हैं। इसी वजह से विवियन खुद भी एक पब्लिक फिगर बन चुकी थी। यह मामला कभी ऑनलाइन नहीं आना चाहिए था, लेकिन आज किस्मत मेरे पक्ष में थी। जब विवियन रोते हुए ईथन को फोन कर रही थी, वह उसी समय लाइव था। पूरी बात कैमरा पर चली गई, बिल्कुल परफेक्ट। मुझे सिर्फ इस बात का डर था कि कहीं वह इसे प्रसारित न कर दे। रात 2:30 बजे कई ट्रेंडिंग टॉपिक्स मेरे स्कैंडल को दबाकर सीधे ऊपर पहुंच गए। ईथन गू का सच सामने आया। नेशनल आइडल वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। नेशनल आइडल पर बुलिंग के आरोप, वे बातें जो ईथन गू आपको नहीं जानने देना चाहता। दूसरों पर उंगली उठाने वाला ईथन गू खुद क्या छिपा रहा है। कुल 5 ट्रेंडिंग टॉपिक्स और हर एक ईथन से जुड़ा हुआ। सब कुछ आधी रात को पोस्ट किया गया था, जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। जब तक लोगों का ध्यान इस पर गया, स्क्रीनशॉट्स पहले ही हर जगह फैल चुके थे। अब उन्हें हटाना बेकार था। अगले दिन जब ईथन ने ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखे तो वह पूरी तरह उलझ गया। उसे यकीन था कि उसके सारे राज पूरी तरह उसके नियंत्रण में हैं। हर गवाह को वह पहले ही संभाल चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब बाहर कैसे निकल गया। मैं स्क्रीन के सामने बैठा जोर जोर से हंस रहा था। आखिर लीक कैसे नहीं होता? मैंने सालों तक उसके हर राज को चुपचाप इकट्ठा किया था और ठीक इसी दिन के लिए संभाल कर रखा था। ट्रेंडिंग टॉपिक्स जल्दी ही हटा दिए गए। पेड ट्रोल्स आकर हर आरोप को झूठ बताने लगे। मुझे पता था कि सिर्फ इससे ईथन खत्म नहीं होगा, लेकिन एक बार जब ऐसी कहानियां लोगों के दिमाग में चली जाती हैं तो वे बीज की तरह जड़ पकड़ लेती हैं। लोग चाहे कहते रहें कि उन्हें अपने आइडल पर भरोसा है, लेकिन एक ही रात में ईथन के 3 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं था, लेकिन शुरुआत के लिए काफी था। अब ईथन और स्टेला एक ही इकाई थे, इसलिए उसकी कंपनी भी प्रभावित हुई। कंपनी के शेयर्स रातों रात गिर गए। स्टेला पूरी तरह अफरा तफरी में फंस गई। वह गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन ईथन ने उसे शांत कर लिया। अब उन पर बहुत सारी निगाहें थीं। बहुत से लोग थे जो उन्हें सफल होते नहीं देखना चाहते थे। प्लॉट खत्म होने के बाद मुझे साफ महसूस होने लगा कि जो अदृश्य बोझ इतने सालों से मुझ पर दबाव बना रहा था, वह पूरी तरह गायब हो चुका है। अब मैं जो भी करता था, सब कुछ सहजता से हो जाता था। हेलो के बिना कोई भी प्रोटैगनिस्ट बस एक साधारण इंसान होता है। जिस दिन ईथन की फिल्म क्रू का रैप अप हुआ, मैं जानबूझकर उनके रैप डिनर में पहुंच गया। उसने मुझे देखते ही हैरानी से कहा, ज़ेवियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में सीधी चुनौती भरी नजर डाली और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। मुझे पता था कि वह मेरे पीछे आएगा, और हुआ भी यही। जैसे ही मैं मोड़ के पीछे पहुंचा, ईथन ने आवाज लगाई, ज़ेवियर, ऑनलाइन जो कुछ हुआ उसके पीछे तुम थे,
है ना? उसकी आवाज में छिपी दुश्मनी अब बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी थी। मैंने इनकार करने की जरूरत ही नहीं समझी। ईथन ने उपहास से कहा, बेकार है, अपनी मेहनत बचाओ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। 10 साल पहले भी नहीं कर पाए थे और अब भी कुछ नहीं बदला है। इस समय तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। आखिर तुम लड़ किस चीज के दम पर रहे हो? दोहरा चेहरा दिखाना ईथन की सबसे बड़ी कला थी। यही उसका असली चेहरा था। मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। तुम्हारे फैंस को तुम्हारा यह रूप देखना चाहिए, घिनौना। और तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास कुछ नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस सिस्टम ने तुम्हें ऐसा बताया था? मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में सदमा साफ दिखाई दिया। उसके कुछ कहने से पहले ही मैं आगे बोल पड़ा। तुम्हें किस बात ने यकीन दिलाया कि कोई अज्ञात सत्ता मुझे गिरा सकती है? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेल लीड हो? जो मेल लीड अपनी लड़ाइयां खुद नहीं लड़ सकता, वह किसी लीड कहलाने लायक नहीं है। अपने बचे हुए अच्छे दिनों का आनंद ले लो, ज्यादा भोले मत बनो। ईथन सचमुच हिल गया था। अगले कुछ दिनों तक वह पूरी तरह मेरे रास्ते से दूर रहा। स्टेला के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी वाले पोस्ट्स भी बंद कर दिए और इसी शांत अवधि के दौरान मैं स्टेला की कंपनी पहुंच गया। लेकिन एलिवेटर तक पहुंचने से पहले ही वह खुद एलिवेटर से बाहर निकली और मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। साफ था कि किसी ने उसे पहले ही खबर दे दी थी। आखिरकार मैं हमेशा से ऑनलाइन ड्रामा का स्थायी हिस्सा रहा था। वह विलन जिससे नफरत करना लोगों को पसंद था और पहले मैं सिर्फ स्टेला के करीब रहने के लिए यहाँ बार बार आया करता था। उसने मुझे देखते ही अपना चेहरा बिगाड़ लिया। ज़ेवियर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, थोड़ा सम्मान करना सीखो। मैं हल्का सा हंसा। डेप्यूटी डायरेक्टर शेन, इतनी कड़वी आवाज की जरूरत नहीं है। हम दोनों बहुत अच्छे कॉलीग्स बनने वाले हैं। कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते मेरा काम पर आना पूरी तरह उचित है। क्या तुम्हें नहीं लगता? उसी दिन मैं ऐश शेन के नाम से कंपनी में दाखिल हुआ। पूरा ऑफिस स्तब्ध रह गया। मैं आराम से उस ऑफिस में जाकर बैठ गया जो पहले स्टेला का हुआ करता था। संतोष भरी लंबी सांस ली और असिस्टेंट को बुलाकर स्टेला की सारी चीजें हटाने का आदेश दे दिया। स्टेला गुस्से से कांप उठी। ज़ेवियर, हद मत पार करो। मैंने मुड़कर उसका सेरेमिक मग मेज से नीचे गिरा दिया। वह फर्श पर गिरकर टुकड़ों में टूट गया। मिस शेन, ओह माफ करना, डेप्यूटी डायरेक्टर शेन, आगे साथ काम करने का इंतजार रहेगा। और हाँ, अब मेरा नाम ऐश शेन है। स्टेला ने दांत भींच लिए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह गुस्से में बाहर निकल गई। कई सालों में पहली बार मेरा मूड इतना अच्छा था। मैंने पूरे स्टाफ के लिए आफ्टरनून टी मंगवाई, सभी को 2 दिन की छुट्टी दी और फिर शेयर होल्डर मीटिंग बुला ली। मीटिंग वाले दिन स्टेला पूरी तरह सजी धजी और संयत दिख रही थी। उसके पहले वाले टूटे हुए भावों का कोई निशान नहीं था। वह अपने साथ विक्टर, विवियन और ईथन को भी लेकर आई। मैं टेबल के हेड पर बैठा हुआ था। उन्हें देखते ही मैंने सिक्योरिटी को बुलाया और सभी नॉन मेंबर्स को बाहर ले जाने का आदेश दे दिया। ईथन 2 गार्ड्स की पकड़ से छूटकर चिल्लाया, ज़ेवियर, हमें बाहर क्यों निकाल रहे हो? फादर ने इसकी अनुमति दी है। मैं पूरी तरह शांत रहा। शेयर होल्डर मीटिंग हर किसी के लिए खुली नहीं होती। अवार्ड विनिंग एक्टर ईथन, ये कोई फिल्म सेट नहीं है। मैंने सिक्योरिटी से तुम्हें घसीट कर बाहर नहीं फेंकवाया। यही मेरे उदार होने का सबूत है। मीटिंग शुरू हुई। जैसा मैंने सोचा था, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सभी यही कह रहे थे कि स्टेला इस पद के लिए सबसे उपयुक्त है और मुझे पोजीशन उसे वापस कर देनी चाहिए। मैंने धीरे धीरे कमरे में सबसे ज्यादा शोर मचाने वालों की तरफ देखा। मिस्टर शेन, सही व्यक्ति सही जगह पर होना चाहिए और मुझे नहीं लगता कि वह जगह आपके लिए यहाँ है। तभी स्टेला बिल्कुल सही समय पर बीच में आई और समझदार इंसान का किरदार निभाने लगी। ज़ेवियर, अगर तुम्हें काम करना है तो सीधे कहो। मैं कल ही तुम्हारे लिए कोई पोजीशन ढूंढ सकती हूँ। जो तुम अभी कर रहे हो उससे मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम इस कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों की रोजी रोटी को खतरे में डाल रहे हो। हर किसी के पास तुम्हारी तरह फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। हम व्यक्तिगत मामलों को लोगों की सैलरी के रास्ते में नहीं आने दे सकते। और ठीक इसी वजह से स्टेला, तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए। फिर मैंने एक दूसरे बोर्ड मेंबर की तरफ देखा जो लगातार मेरा विरोध कर रहा था। मिस्टर हैंग, मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। जो चीज आपकी नहीं है उस पर कभी नजर मत रखिए, चाहे आपको कितना भी लगे कि आप उसके सबसे योग्य व्यक्ति हैं। अगर वह आपकी नहीं है तो आपकी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ये बात जान ले कि शेन ग्रुप का शेन सिरीना शेन का है, विक्टर का नहीं और स्टेला का तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ ने सिर्फ अपनी दयालुता के कारण किसी की मदद की थी। इसका मतलब यह नहीं कि वह इंसान मेजबान की संपत्ति पर नजर डालने लगे। स्टेला उन कई लोगों में से सिर्फ एक थी जिनकी मदद मेरी माँ ने यूं ही कर दी थी। उसकी क्षमता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो हाथ उसे खिलाता है उसी को काटने वाला इंसान शेन ग्रुप में रहने लायक नहीं है। 10 साल पहले अगर सिस्टम कभी प्रकट ही नहीं हुआ होता तो शायद मैं स्टेला पर ध्यान भी नहीं देता। जहां तक अनिश्चित तत्वों का सवाल है, उन्हें अपने सामने रखना सबसे सुरक्षित होता है।
लोग इसे 10 साल तक सिंप बने रहने का नाम दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे 10 साल की सर्वेलेंस कहता हूँ। मीटिंग खत्म हो गई। कुछ ही समय बाद मुझे खबर मिली कि स्टेला और ईथन के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई है। ईथन स्टेला को अयोग्य बता रहा था, कह रहा था कि इतनी बड़ी कमजोरी उसकी नजर से कैसे छूट गई और वह इतनी आसानी से कैसे चौंक गई। दूसरी तरफ स्टेला ईथन को दोष दे रही थी कि उसने इतने साल शन परिवार के अंदर रहकर भी विक्टर जैसे आदमी को अपने नियंत्रण में नहीं लिया। मैंने असिस्टेंट की रिपोर्ट सुनी और ठंडी हंसी हंस दी। विक्टर को कंट्रोल करने का फायदा ही क्या था? उसके शेयर्स की कीमत गिनने लायक भी नहीं थी और वह इतना स्वार्थी आदमी था कि अपनी चीजें कभी किसी को स्वेच्छा से नहीं देता। नया बॉस हमेशा 3 बड़े कदम उठाता है। मेरा पहला कदम स्टेला की तरफ था। मैं कंपनी के अंदर धीरे धीरे उसके करीब दबाव बनाता गया। अब वह सिर्फ नाम की डेप्यूटी डायरेक्टर रह गई थी, एक खाली टाइटल के साथ। शादी को 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और वे दोनों हर दूसरे दिन झगड़ रहे थे। कुछ समय तक शांत रहने के बाद ईथन ने फिर से स्टेला के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी वाले पोस्ट्स ऑनलाइन डालने शुरू कर दिए। मैंने हिसाब लगाया और समझ गया कि लूना वापस आने वाली है। लूना मेरी सगी बहन है। इसी वजह से ईथन ने मुझे खुद फोन करके पहले से खबर दी। जेवियर, लूना वापस आ रही है। इस बार उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, पहले जैसा मत करना। मैं हंस पड़ा। मैंने उससे कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जरूर लूना के सामने उसकी तारीफ करूंगा और उसे बताऊंगा कि ईथन कितना केयरिंग भाई रहा है। कॉल कटते ही मेरे चेहरे से सारी भावनाएं गायब हो गईं। मैं सोफा पर पीछे टिक गया और पुरानी यादों में खो गया। जब प्लॉट अब भी मुझे कंट्रोल कर रहा था, तब स्क्रिप्ट के खिलाफ जाकर मैंने सिर्फ एक काम किया था, लूना को देश से बाहर भेजना। प्लॉट की पहुंच सिर्फ देश के अंदर तक थी। विदेश में उसका कोई असर नहीं था। जैसे ही लूना बाहर गई, वह प्लॉट के लिए लगभग अस्तित्वहीन हो गई। यह एक लूप होल था, लेकिन इसकी कीमत हमारे रिश्ते को चुकानी पड़ी। उसी मौके का फायदा उठाकर ईथन ने केयरिंग ब्रदर का किरदार मुझसे कहीं बेहतर निभाया। स्क्रिप्ट से बाहर जाने की कीमत सचमुच चुकानी पड़ती थी। मेरा शरीर अब मेरा नहीं रह जाता था। 7 दिनों तक मैं एक एनपीसी की तरह जीता था, लेकिन अगर उससे लूना को प्लॉट से बाहर निकाला जा सकता था तो वह कीमत स्वीकार थी। उसी समय पहली बार विलन शब्द मेरे नाम से जुड़ा और फिर कभी अलग नहीं हुआ। जब लूना वापस आने वाली थी, स्टेला भी अचानक सक्रिय हो गई। वह फिर से ऑफिस लौट आई, किसी और वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लूना कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर थी और इन सालों में दोनों संपर्क में रही थीं। जिस दिन लूना लौटी, विक्टर और बाकी सभी लोग फिर से विला आ पहुंचे। स्वाभाविक रूप से मैं भी वहां गया। 18 साल की उम्र वाली लूना की तुलना में अब वह लंबी, दुबली और कहीं ज्यादा मैच्योर लग रही थी, लेकिन उसकी जुबान अब भी उतनी ही तेज थी। मुझे देखते ही उसने पहला वाक्य कहा, तुम और काले और मोटे हो गए हो, न कोई भावना, न दोबारा मिलने की खुशी, सीधे हमला। मैंने बिना भाव के जवाब दिया, हाल में थोड़ा वजन बढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं कि आसानी से दिखे। उसने कंधे उचकाए। ठीक है, उस पर काम करो। तभी ईथन ने लूना का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। लूना, तुम आखिरकार वापस आ गई। हम सबने तुम्हें बहुत याद किया। हर दिन चिंता होती थी कि तुम ठीक से खा रही हो या नहीं, ठंड से बच रही हो या नहीं, और कृपया जेवियर को दोष मत देना, उसने यह सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। लूना का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसने मेरी तरफ नाराज नजर डाली। मैंने बेबसी से हाथ फैला दिए। बच्चे पुरानी बातें जल्दी नहीं भूलते। यह देखकर ईथन और जोर लगाने लगा। वह लगातार बोलता रहा जब तक कि लूना ने ऊंची आवाज में नहीं कहा, चुप हो जाओ। पूरा लिविंग रूम तुरंत शांत हो गया। विक्टर का चेहरा नाखुशी से भर गया। लूना, वह तुम्हारा बड़ा भाई है, अपनी भाषा का ध्यान रखो। ईथन विक्टर और विवियन का बेटा था। पहले मुझे लगता था कि विवियन को बच्चों से ही परेशानी है। बाद में समझ आया कि उसे सिर्फ मेरी माँ के बच्चों से परेशानी थी। लूना ने हमेशा की तरह वही रवैया बनाए रखा। आप भी चुप रहिए। मैं इतनी समझदार हूँ कि जानती हूँ मेरी माँ ने मुझे कितने भाई दिए हैं। ये कहते हुए उसने मुझे फिर एक नाराज नजर से देखा। विक्टर मुझ पर तो चिल्ला सकता था, लेकिन लूना पर कभी हावी नहीं हो पाता था। एक बार उसने सिर्फ एक ईंट से विवियन को आधे महीने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। लूना को फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन है। अगर उसे कोई पसंद नहीं आता तो वह मार देती थी। उसे खुद को रोकना आता ही नहीं था। यह बात विवियन सबसे अच्छी तरह जानती थी। जब विवियन पहली बार घर में आई थी, लूना ने उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दी थी कि वह लगभग टूट गई थी। उसके बाद किसी में भी लूना को नाराज करने की हिम्मत नहीं बची, और फिर भी ऐसी इंसान को भी प्लॉट ने अपनी दिशा में बहा लिया था। उसकी एंडिंग हमेशा खराब होने के लिए तय की गई थी। ईथन और उसके लोगों को लगा था कि लूना की वापसी के बाद मैं और वह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उन्हें आराम से फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा। आखिर उस समय हमारे रिश्ते की हालत सबने देखी थी,
लेकिन उनकी उम्मीदों के उलट लूना और मैंने मिलकर एक बेहतरीन गुड कॉप बैड कॉप खेल शुरू कर दिया। कंपनी के अंदर मौजूद हर मोल को ढूंढकर निकालना शुरू कर दिया, चाहे वे स्टेला और ईथन के लोग हों या विक्टर और विवियन के। जब मुझे पहली बार इसकी खबर मिली तो मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। कितना दिलचस्प था, दो जोड़े, दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे और दोनों ऐसी चीज पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे जो कभी उनकी थी ही नहीं। जिस दिन सिस्टम चला गया था उसी दिन मैंने लूना को मैसेज भेजा था कि अब वह घर लौट सकती है। उस समय हमारा झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि वह मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। आखिर फैसला मैंने लिया और उसे जबरदस्ती भेज दिया, और उसी वजह से बाकी सबको यह यकीन हो गया कि हमारा रिश्ता पूरी तरह टूट चुका है और अब कभी नहीं सुधरेगा। जो लूना बाहर की दुनिया को ठंडी, दूर और छू न सकने वाली लगती थी, वही इस समय मेरे सामने पूरी तरह नाराज होकर झगड़ रही थी। मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगी, तुम सबसे बुरे हो। मैं हल्के से हंसा और उसके बाल बिखेर दिए। अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा, कभी नहीं। सिस्टम वापस नहीं आएगा। 2.5 हफ्ते बाद ईथन फिर से ट्रेंडिंग में था। जहां तक वह पहुंचा था वहां तक पहुंचने के लिए उसने मुझसे कहीं ज्यादा दुश्मन बनाए थे। मैं तो सिर्फ एक विलन था। मैंने कभी किसी के असली हितों को खतरा नहीं पहुंचाया था, लेकिन ईथन वह भेड़ का चेहरा पहनकर भेड़िए का काम करता था। सिस्टम के बिना सच एक न एक दिन बाहर आना ही था। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो सिस्टम के आखिरी शब्द विदाई से ज्यादा चेतावनी जैसे लगते हैं। बस ईथन ने उन्हें आशीर्वाद समझ लिया था, क्योंकि फाइनल एंडिंग के बाद क्या होता है उस पर सिस्टम का कोई नियंत्रण नहीं था। एक सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था, ईथन गुस्से में मेरे घर में घुस आया। एक्सेवियर, फिर तुम ही हो, उन पोस्ट को हटवाओ। सुन रहे हो? मैं तुम्हारे खिलाफ डेफेमेशन का मुकदमा कर दूंगा। मुझे मजबूर मत करो। मेरे सामने खड़ा मेल लीड अब वह नरम और दयालु आइडल नहीं था। वह सिर्फ एक ऐसा आदमी था जो पूरी तरह बिखर चुका था। मैंने नैपकिन से अपना मुंह पोंछा। मैंने कुछ नहीं किया तो मैं उन्हें हटाऊं कैसे? और अगर सच में मैं इसके पीछे होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ इतना ही करता? ईथन दहाड़ा। अगर तुम नहीं हो तो कौन है? मुझसे सबसे ज्यादा नफरत तो तुम ही करते हो। मैंने अंदर से एक मोटी फाइल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी नफरत पूरी तरह जायज है? वैसे जब तुम पहले से ही मान चुके हो कि यह सब मैंने किया है तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है। सोर्स यही है, खुद पूछ लो कि यह असली है या नहीं। ईथन ने फाइल ली। पहले वह उसे सामान्य ढंग से पलटने लगा, फिर तेजी से, फिर और तेजी से। अगले ही पल उसने पूरी फाइल फर्श पर फेंक दी। तुम्हें यह कहां से मिला? तुम्हारे पास यह सब कैसे है? मैंने सिस्टम से यह सब नष्ट करवा दिया था, फिर भी तुम्हारे पास कैसे बचा? मैंने उसकी हालत पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं झुका, कागज उठाए और जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। बीच बीच में रुक कर पूछता, ये सच है ना? देश के आइडल ने यह किया? ये कैरेक्टर की समस्या है या ह्यूमन नेचर की? इमोशनल मैनिपुलेशन की पूरी फाइल्स यहाँ मौजूद हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था। ईथन, शारीरिक रूप से भी तुम कमाल के निकले। क्या स्टेला को यह सब पता है? ईथन पागलों की तरह कागज मेरे हाथ से छीनने लगा। चुप हो जाओ, ये सब नकली है। मैंने कंधे उचकाए। फाड़ दो, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। जब धमकी और ताकत किसी काम नहीं आई तो ईथन सीधे घुटनों पर गिर गया। ज़ेवियर, कृपया यह सब पब्लिक मत करो, ये मुझे बर्बाद कर देगा। मैं गलत था, बस मुझे जाने दो। मैं अब तुमसे नहीं लड़ूंगा। इससे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लोग ऐसी चीजों की वजह से मर चुके हैं। मैं झुककर फर्श पर बैठे ईथन की आंखों में देखने लगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जो मेरा है वह हमेशा मेरा रहेगा। तुम उसे कभी नहीं ले सकते, और जहां तक माफी की बात है वह कभी नहीं मिलेगी। तुम्हें याद है मेरी माँ ने तुम लोगों से कैसी विनती की थी? याद है तुम लोगों ने क्या किया था? तुम लोगों ने उन्हें मौत तक पहुंचा दिया और मुझे 10 साल तक जो कुछ झेलना पड़ा। क्या मैं वह सब एक एक करके गिनाऊं? मेरे प्यारे भाई, और मैं यह शब्द बहुत ढीले अर्थ में इस्तेमाल कर रहा हूं। तुमने सचमुच सबको बेवकूफ बना दिया था। अपनी माँ की जगह लेने वाली औरत के प्रति आदर्श बेटे का किरदार निभाने में कुछ ज्यादा ही डूब गए थे, है ना? या फिर तुम भूल गए कि तुम असल में किसके बेटे हो? ईथन, मैं साफ साफ कहूंगा, तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो। सिस्टम के बिना तुम यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाते। ईथन ने आंसू पोंछे और मुझे झरभरी नजरों से घूरा। यह खत्म नहीं हुआ है। आखिर में कौन हंसेगा, ये देखेंगे। मैंने अपने फोन की तरफ इशारा किया। मुद्दा ये है ईथन, मैं लाइव हूँ। ये सुनकर वह जैसे पत्थर का हो गया। वह अविश्वास से मेरे फोन को घूरता रहा। फिर एक दर्द भरी चीख निकली और वह कमरे से भाग गया। इस बार उसकी दुनिया सचमुच ढह चुकी थी। वर्षों से बनाई हुई नेशनल आइडल की इमेज एक रात में बिखर गई। विवियन के साथ उसका आदर्श माँ बेटे वाला नाटक भी खत्म हो गया। जो आग कभी सबसे तेज जलती थी वही सबसे ज्यादा जलाकर राख करती है। इसके साथ ही विक्टर की सज्जन आदमी वाली इमेज भी खत्म हो गई। मेरी माँ की यादों को कुचलकर उसने जो सम्मान कमाया था वही अब उसके खिलाफ बैकलैश बनकर लौट आया। शेन ग्रुप का स्टॉक लगातार गिरने लगा। ऑफिशियल अकाउंट्स गुस्से से भरे संदेशों से भर गए। विक्टर ने खुद को हमेशा पीड़ित और क्षमाशील पति की तरह पेश किया था, जिसने कभी बदला नहीं लिया। इसी वजह से वह महान दिखाई देता था। फाइनेंशियल मैगजीन्स अब भी उसके चेहरे को अपने कवर पर छापती थीं।
लेकिन जब हर झूठ खुलने लगा तो प्रतिक्रिया 1000 गुना ज्यादा भयानक हुई। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब विक्टर घबराकर अपने शेयर्स बेचने लगा तब हमने उन्हें सबसे कम कीमत पर खरीद लिया। एक भी हिस्सा बाहर वालों के हाथ में नहीं रहने दिया। लूना ने मुझसे पूछा कि अब आगे क्या होगा। मैंने बिना एक पल सोचे कंपनी उसके हवाले कर दी। एक बात में वे लोग सही थे। मैं सचमुच ऑफिस लाइफ के लिए नहीं बना हूँ। मैं पैसे गिनते हुए आराम से पड़े रहने के लिए कहीं ज्यादा उपयुक्त हूँ। आगे क्या होगा? पहली बार मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहता था। उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, बहुत लंबे समय से मेरे दिल में किसी के लिए भावनाएं छिपी हुई हैं, इतनी गहराई से बंद कि कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। वही इंसान है जिसे मैं सच में चाहता हूँ, वही जिसे मैं किसी तरह अपने हाथों से खो बैठा। मुझे नहीं पता कि वापस लौटने का कोई रास्ता बचा है या नहीं, लेकिन अगर रास्ता नहीं भी हुआ तो मुझे बस लगातार कोशिश करते रहना होगा।